सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन। तो पिछले 2 दिन दोस्तों क्लास नहीं हो पाई। मैं आपको पहले ही बता दिया था, छुट्टी पर था। मेरे पिताजी का दोस्तों आंख का ऑपरेशन था, तो टचवुड अच्छा हो गया सब। तो काफी सारे करंट अफेयर हो गए यार हमारे पीछे से। यार 1-2 दिन क्लास मत लगाओ ना, मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं करंट अफेयर की झड़ी हो गई हो। मतलब आप हैरान हो जाओगे, इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स और वो भी छोटे मोटे नहीं, बढ़िया वाली अपॉइंटमेंट्स। मतलब एक तो आपको पता है कि 1 जुलाई को आपको पता होना चाहिए कि हमारे आर्मी के नए चीफ ने टेक ओवर करना था। तो दोस्तों 1 जुलाई को हमारे 31वें चीफ मिल चुके हैं, धीरज सेठ साहब। सबको पता है। इसके अलावा आज इतने सारे हम करेंगे। प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी कौन देता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी, उसका अध्यक्ष बदल दिया। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसका अध्यक्ष का जो कार्यकाल था वो और बढ़ा दिया। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया। ऐसे ही और भी ढेर सारे हैं। बस अपॉइंटमेंट्स की सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है कि जी ये आदमी है, ये इसका बना है, खत्म। हाँ, कुछ कुछ संस्थाएं होंगी जिसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि भैया ये कब बनी थी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर। जैसे कि एक हम आज करेंगे, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, एचसीएल नाम की दोस्तों एक सरकारी कंपनी है। उसका हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है कहां पर है, नहीं उसका तो है पढ़ना। एक डीआरडीओ की संस्था है। मतलब काफी सारे ऐसे से हैं हमारे पास आज, अपॉइंटमेंट ढेर सारी हैं। तो ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते, फटाफट शुरू करते हैं। और पिछली क्लास की जितनी भी पीडीएफ्स हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो, वो एक ही टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। और इस टेलीग्राम चैनल को बेटा अगर सर्च करना हो ना, इकट्ठे सर्च करना बिना किसी स्पेस के, गगन सर रेलवे। तो शुरू करेंगे क्लास को। पहले हम करेंगे जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने जो थ्योरी की थी उसको पहले हम करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। देखे तो भैया कोई पढ़ता है भी कि नहीं। और उसके बाद हम करेंगे दोस्तों आज के करंट अफेयर दोस्तों थ्योरी फॉर्मेट में। फिर आज की थ्योरी, कल एमसीक्यू, हफ्ते के एंड में वीकली और महीने के एंड में मंथली। अब महीना भी खत्म हो गया दोस्तों, देखते हैं। सैटरडे को सोच रहा हूं मैं दोस्तों आपको जून 2026 की मंथली रिवीजन करवा दूं। सैटरडे होता है ना, थोड़ा लगता है कि मैराथन करते हैं सैटरडे को, तो वैसा कुछ देख लेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों फटाफट फटाफट क्लास को। जो ये करंट अफेयर वो हैं जो हमने 30 जून को किए थे, क्योंकि 1 और 2 जुलाई को दोस्तों मैं छुट्टी पर था, है ना। आइए चलिए। पहला, भारतीय सेना ने अपने पहले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की शुरुआत किस कोर से करेगी? चलिए याद कीजिए दोस्तों, माउंटेन कॉर्प्स था इनका नाम। ये चाइना बॉर्डर पर थी। इसका आइडिया हमारे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 2019 में दिया था। ये वो वाला ग्रुप है जिसके अंदर फौजी भी, जिसके अंदर तोप चलाने वाले भी, जिसके अंदर डॉक्टर भी एक ही बटालियन के अंदर होंगे, नहीं तो अलग अलग होते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों 17 कॉर्प्स, यानी कि 17 कोर वालों को दिया था। कौन है ये? पानागढ़ की 17 कॉर्प्स, जिनको माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प भी कहा जाता है। और ये दोस्तों भारत और चीन बॉर्डर पर है। तो ये हमने पढ़ा था दोस्तों, भारत कैसे पहला होगा। इसको लीड कौन करेगा? एक मेजर जनरल रैंक का अफसर दोस्तों इन बटालियंस को लीड करने वाला है। और जैसे मैंने बताया, आइडिया भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत साहब ने दिया था। नेक्स्ट, सेशल्स की संसद को संबोधित करने वाले कौन से नंबर के भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं पीएम मोदी? तो आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी गए थे सेशल्स में, काफी कुछ गिफ्ट वगैरह भी देकर आए, गिफ्ट लेकर भी आए। तो वहां की संसद को संबोधित किया। बताइए कौन से नंबर के बने हैं भारतीय प्रधानमंत्री? तो दोस्तों पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने सेशल्स एक छोटा सा आइलैंड है, अगर आप रेगुलर क्लास लगा रहे हो तो आपको पता होगा, इंडियन ओशन में। तो वहां गए थे मोदी जी, और वहां की संसद को दोस्तों, वहां के पार्लियामेंट को संबोधन करके आए हैं, पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। ये उनका कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार बन गया? तो मोदी जी इकट्ठे कर रहे हैं पुरस्कार। साल 2016 में पहली बार मोदी जी को किसी बाहर की कंट्री ने पुरस्कार दिया था। उसके बाद ये सिलसिला ऐसा चला कि फिर गिनती करने लग गए। और अब जब सेशल्स ने ये वाला गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन नाम का अवार्ड दिया है, ये इन्होंने भी पहली बार ही दिया है। सेशल्स ने ये नया ही अवार्ड बनाया है, और ये नया अवार्ड मोदी जी को दिया है। तो मोदी जी का कौन से नंबर का है? मोदी जी का 34वां पुरस्कार है। मोदी जी का 34th अंतरराष्ट्रीय सम्मान है ये। तो वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। नेक्स्ट, चल, गुजरात में प्रधानमंत्री फैमिली केयर ट्रैकर किसने लॉन्च किया? ये एक ट्रायल बेसिस पर दोस्तों ट्रैकर लॉन्च किया है।
इसमें जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने से लेकर जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होता, 16 से लेकर 18 साल तक का नहीं होता, तो उसको ट्रैक किया जाएगा ताकि उसकी सेहत हो, उसका न्यूट्रिशन हो, उसका पढ़ाई हो, उन सभी चीजों को कह रहे ट्रैक कर सके। तो एक ट्रायल बेसिस पर अभी निकाला है इसको, अंग्रेजी मतलब एक वर्ड यूज किया जाता है पायलट बेसिस। पायलट मतलब कि ट्राई करते हैं, अगर अच्छा चला तो पक्का कर देंगे। तो भैया ये जो है पीएम फैमिली केयर ट्रैकर गुजरात में ये शुरू किया है, मतलब ये लॉन्च किया है अमित शाह ने। कहां से किया है? गांधीनगर से किया है। कहां से? गांधीनगर गुजरात से किया है। चलिए, भारत द्वारा सेशल्स तटरक्षक बल को सौंपे गए फास्ट पेट्रोल वेसल, उसका नाम क्या है? तो भैया हमने उनको एक गश्त लगाने का जहाज भी दिया है। तो गश्त समझते हो ना, पेट्रोल करने जाते हैं, जैसे आपके शहरों में भी रात को एक पुलिस की वैन घूमती रहती होगी, उसे कहा जाता है अंग्रेजी में? पेट्रोलिंग बोलते हैं, गश्त लगा रहे हैं। तो भारत ने दोस्तों एक जहाज दिया, जहाज बनाया था गोवा शिपयार्ड वालों ने, और इस जहाज का नाम था लीस्पॉप। क्या नाम था? लीस्पॉप। तो दोस्तों किसने बनाया था जहाज? ये जहाज बनाया था भैया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वालों ने। नेक्स्ट आइए, फिर उन्हीं गोवा शिपयार्ड वालों ने हमारे भारतीय तटरक्षक को भी एक जहाज दिया जिसका नाम है अक्षय। तो ये बस इतना ही है कि अक्षय दिया दोस्तों, किसने दिया? गोवा शिपयार्ड वालों ने हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड को, यानी कि भारतीय तटरक्षक को दिया अक्षय। नेक्स्ट, किस विश्वविद्यालय ने भारत का पहला बीटेक कार्यक्रम शुरू किया आर्टिफिशियल एआई और डेटा साइंस में? यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक शुरू करने वाला भारत का पहला बीटेक प्रोग्राम कौन सा है? AICTE अप्रूव्ड, इससे अप्रूवल प्राप्त है। बताइए कौन सा यूनिवर्सिटी है दोस्तों बीटेक करवा रहा है एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? चलिए, तो दोस्तों ये एआई में हो रहा है बीटेक संस्कृत यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में। दोस्तों माफ कीजिए, बनारस हिंदू किया हुआ है यहां पर। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर दोस्तों पहला भारत का एआई में बीटेक हो रहा है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले बेन स्टोक्स किस देश के खिलाड़ी हैं? बेन स्टोक्स, भैया इसका जवाब हो जाता है बेन स्टोक्स है इंग्लैंड के खिलाड़ी। और ये थी हमारी रिवीजन। अब ये 7 मिनट हमने लगाए, सिर्फ 7 मिनट क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। कब 7 मिनट फोन पे लगे लगे हम निकाल देते हैं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन इन्हीं 7 मिनट का उपयोग हम क्लास में करते हैं। एक दिन थ्योरी, अगले दिन एमसीक्यू, फिर थ्योरी, फिर एमसीक्यू। अब शुरू करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर फटाफट। क्लास बढ़िया लग रही हो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत सारी अपॉइंटमेंट जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए आरबीआई के कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड एक नया बोर्ड बनाया है सरकार ने, उसके चेयरमैन बने हैं। फिर भैया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए चेयरमैन बने हैं। फिर एक दोस्तों ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष बने हैं। फिर भैया एसपीजी जो मैंने बोला, प्रधानमंत्री की जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, उसको नए अध्यक्ष मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों एचडीएफसी बैंक को नया चेयरमैन मिला है, देखिए कितनी बड़ी पोस्ट आई है दोस्तों। फिर भैया एचसीएल जैसे मैंने बोला हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नए चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्रेटरीज का भी नाम मैंने बताया है। फिर डीआरडीओ के एक बहुत बड़ा संस्था है, उसके दोस्तों नए अध्यक्ष बने हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ गया है। मतलब बेसिकली बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं। तो आज की क्लास शायद छोटी हो सकती है, लेकिन हाँ कंटेंट वाइज बहुत हैवी रहने वाली है क्लास। तो शुरू करते हैं पहले करंट अफेयर से। और वो करंट अफेयर मैंने आपको जैसे याद हो, जब मैं मेसी का करंट अफेयर करा रहा था कि मेसी ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेसी के उस वक्त 16 गोल थे, याद है कुछ आपको? मेसी ने 18 गोल कर दिए थे बाद में, और मैंने बोला था कि ये रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप में ही टूट जाएगा। तो भैया अब कहानी सुनो पहले। तो भैया सबसे ज्यादा गोल ना इस वर्ल्ड कप से पहले थे मिरोस्लाव क्लोज नाम का दोस्तों एक फुटबॉलर था। मिरोस्लाव क्लोज नाम का एक फुटबॉलर था, ये था दोस्तों जर्मनी से, और इसके गोल हुआ करते थे 16। बहुत सालों से रिकॉर्ड था। पहले तो मेसी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, मेसी ने कर दिए 18 गोल, तो मेसी इससे आ गया ऊपर। मेसी कहां से? अर्जेंटीना से। अब फ्रांस का ये लड़का है किलियन एम्बापे, इसने भी भैया टोटल अब 18 गोल कर दिए हैं। तो भैया टॉप पर आप कह लीजिए मेसी और एम्बापे इकट्ठे हैं, और नीचे आया है मिरोस्लाव क्लोज नामक आदमी जर्मनी का। और अब कुछ भी हो सकता है। तो भैया फ्रांस के एम्बापे फीफा विश्व कप इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले बल्लेबाज बन गए। अच्छा माफ कीजिए, मेसी ने 19 कर दिए हैं और दूसरे नंबर पर एम्बापे हैं, मतलब पीछे पीछे ही है। आइए, तो भैया ये पता नहीं फॉन्ट में कुछ गड़बड़ी हो रही है आजकल, इस पर ध्यान देते हैं। फ्रांस के किलियन एम्बापे अब 18 गोल के साथ सर्वकालिक सूची में दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने मिरोस्लाव क्लोज का रिकॉर्ड तोड़ा। मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोल थे।
और अब ये मेसी के पीछे हैं। मेसी के कितने हैं? 19 हैं। एम्बाप्पे के कितने हैं दोस्तों? 18 है। सबसे ऊपर इनसे पहले कौन था? सबसे पहले था इनसे ऊपर जर्मनी का मिरोस्लाव क्लोस। मिरोस्लाव क्लोस, ध्यान रखना। मतलब एक बात आज ही मैं बता देता हूं आपको, इस बार चाहे शायद मेसी के ज्यादा गोल रह जाए, जैसे कि अभी एक गोल ऊपर है, शायद अगली बार वो तोड़ ही देगा। क्यों? क्योंकि मेसी के 19 गोल ना 6 वर्ल्ड कप्स में है, इस आदमी के 18 गोल केवल 3 वर्ल्ड कप में है। बहुत पहुंची हुई चीज है। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन। तो भैया यूरोपियन में ना दो चीजें होती है। यूरोपियन यूनियन का एक होता है कमीशन, एक होता है यूरोपियन यूनियन का काउंसिल। अगर आपको दोस्तों याद हो, जब हमारा दोस्तों इस बार 77वां रिपब्लिक डे मनाया गया, तो वहां पर हमारे पास यूरोपियन यूनियन के कमीशन की जो अध्यक्ष है वो भी इंडिया आई थी, और काउंसिल के जो अध्यक्ष है दोस्तों वो भी इंडिया आए थे। कमीशन के अध्यक्ष का नाम है अर्सला। अर्सला कहां से है? अर्सला है जर्मनी से। काउंसिल के अध्यक्ष का नाम है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा। और एंटोनियो कोस्टा कहां से है? पुर्तगाल से। तो दोस्तों ये दोनों इस बार हमारी रिपब्लिक डे परेड, गणतंत्र दिवस परेड पर चीफ गेस्ट थे। तो ये जो यूरोपियन काउंसिल होता है ना, इसकी अध्यक्षता 6-6 महीने की होती है। तो जनवरी से जून, जुलाई से दिसंबर, ऐसे। तो अब ये जो जुलाई 1 से लेकर दिसंबर 31 तक का जो कार्यकाल है, इसमें यूरोपियन यूनियन के काउंसिल की, किसकी? काउंसिल की अध्यक्षता गई है दोस्तों आयरलैंड के पास। तो देखिए, आयरलैंड 1 जुलाई से 31 दिसंबर 26 तक यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष बने, यानी कि यूरोपियन यूनियन के काउंसिल के अध्यक्ष बने। तो आयरलैंड आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक यूरोपीय संघ की परिषद की 6 महीने की बारी बारी से अध्यक्षता करता है। तो ये ना बोलते हैं प्रेसिडेंसी ट्रियो बोलते हैं। ट्रियो मतलब कि 3 प्रेसिडेंसीज कौन सी होंगी। अभी जुलाई से दिसंबर कौन सी है? आयरलैंड है। इसके बाद जनवरी से जून कौन सा है? लिथुआनिया है। और उसके बाद जुलाई से दिसंबर अगले साल कौन सा है? ग्रीस है। तो भैया ये 3-3 बताते हैं। अब इन्होंने बोला तिगड़ी, तिकड़ी कह देते हैं, तिकड़ी कह देते हैं। हिंदी में लिखा है कुछ ट्रायो लिखा है, तिकड़ी। 3 तिगाड़ा काम बिगड़ वैसे। तो अभी आयरलैंड है, अगले साल जनवरी से लेकर जून तक लिथुआनिया है, और अगले साल जुलाई से लेकर दिसंबर तक दोस्तों ग्रीस है। तो ऐसे होता है। आयरलैंड की बात की जाए दोस्तों, आयरलैंड की राजधानी हो जाती है डबलिन। डबलिन, वहां पर करेंसी दोस्तों यूरो चलती है ऑब्वियसली। और इनकी प्रधानमंत्री दोस्तों नई बनी है अभी पिछले साल ही, कैथरीन कोनोली। कैथरीन कोनोली दोस्तों इनकी प्रधानमंत्री हो जाती है आयरलैंड की। इसकी बात ध्यान रखेंगे। अब यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो दोस्तों 27 देशों का समूह है, लेकिन बड़ी कमाल की चीज, सिर्फ 21 देश हैं जो यूरो इस्तेमाल करते हैं। असल काम तो मतलब जो लोगों को लगता है कि भैया आपने एक बार यूरोपियन यूनियन का आपने वीजा ले लिया, आप कहीं पर भी जाकर काम करो, लेकिन 6 देशों में तो करेंसी ही अलग है, आओ पढ़ते हैं। तो यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल, यानी कि दोस्तों एक राजनीतिक और एक आर्थिक इकोनॉमिक यूनियन है 27 स्टेटों का, यूरोप के अंदर पड़ती हैं जो। तो यूरोपियन यूनियन को आधिकारिक तौर पर दोस्तों 1 नवंबर 1933 को कोई जगह पड़ती है मास्ट्रिक्ट, नीदरलैंड के अंदर, वहां पर इसका गठन हुआ था। जब उसी जगह पर पिछले साल 1992 में एक दोस्तों ट्रीटी यानी कि एक संधि पर साइन किया गया था। ये हिंदी में पढ़ो। यूरोपीय संघ की आधिकारिक तौर पर स्थापना 1 नवंबर 93 को मास्ट्रिक्ट नीदरलैंड में मास्ट्रिक्ट संधि 92 के लागू होने के बाद हुई थी। कितने देश हैं? 27, लेकिन उसमें से सिर्फ 21 देश ही हैं दोस्तों जो यूरो इस्तेमाल करते हैं। तो जब यूरो शुरू किया, बोला इन्होंने कि 1993 में बनने के बाद 2002 में इन्होंने बोला हमने पहली बार यूरो शुरू किया। तो यूरो दोस्तों, अरे बाप रे पंजाबी में आ गया दोस्तों, इसको मैं आपको पढ़ा देता हूं। आपकी मैं ना जब आपको पीडीएफ दूंगा, आपकी पीडीएफ के अंदर ये सही आ जाएगा। गलती से दोस्तों मिस्टेक हो गई, इसको मैं हटा ही देता हूं, बल्कि आपके लिए भी आसान रहेगा। बाकी आप समझो। तो भैया जब इन्होंने शुरू किया था ना पहली बार कि भैया आओ यूरो शुरू करते हैं, तब शुरू करते हुए सिर्फ 12 देश हुआ करते थे, ओनली 12 कंट्रीज। ये देखो, यूरो जब शुरू किया तो केवल 12 देश हुए करते थे। क्रोएशिया 2023 में लेटेस्ट आया था, और उसके बाद इस साल की बात करें 2026 की हम बात करें तो दोस्तों बुल्गारिया, कौन सा? बुल्गारिया बना 21वां देश, 21st देश जिसने दोस्तों यूरो को अपनाया हो। उसके अलावा 6 देश हैं जो आज भी यूरो नहीं अपनाते। वो 6 कौन से हैं? चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, हंगरी है, पोलैंड है, रोमानिया है और स्वीडन है। सर ये 6 याद रखने हैं, रीडिंग रख लेना, मेरे वैसे याद हो चुके हैं। चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन, मतलब बहुत बार पढ़ लिया मैंने तो मुझे याद होंगे। बेसिक कहानी आओ, पूरी रिवीजन।
तो भैया यूरोपियन यूनियन के काउंसिल की 6 महीने की अध्यक्षता मिली है आयरलैंड को। उन्होंने 3 बता दिए हैं। अभी आयरलैंड है, फिर अगले साल जनवरी से जून लिथुआनिया है, और अगले साल जुलाई से दिसंबर ग्रीस है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 27 देश हैं। 1992 में नीदरलैंड्स की एक संधि हुई थी, उसके बाद 1993 में उसकी स्थापना हुई। 2002 में यूरो शुरू किया और उस वक्त केवल 12 देश उसमें होते थे जो यूरो इस्तेमाल करते थे। आज की डेट में 21 देश दोस्तों यूरो इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो 6 देश हैं वो नहीं करते। 6 कौन से हैं? चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन। इतना सा बात है। ठीक है भैया, बढ़िया लग रही है क्लास? लाइक भी कर दो। फिर ध्यान रखना दोस्तों, अब जैसे यहां पर लिखा हुआ कि क्रोएशिया 2023 में और बुल्गारिया 2026 में। बस आइए चलिए, अब थोड़ा सा बोरिंग होगी क्लास, लेकिन भैया बहुत कंटेंट हैवी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आरबीआई में ना बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो उन डिपार्टमेंट्स के अपने डायरेक्टर्स भी हो। आरबीआई बहुत बड़ी संस्था है। आरबीआई इतना मत सोचो कि आरबीआई बस पैसे का लेन देन करती है। आरबीआई बहुत बड़े लेवल पर खेलती है। आरबीआई को पूरे इंडिया का देखना है, आरबीआई को महंगाई देखनी है, आरबीआई को रुपी को देखना है डॉलर के सामने गिरता हुआ। आरबीआई बहुत करता है। हमें तो बस ये पता है ना कि एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, ओ माय गॉड, बहुत बड़े लेवल पर काम करता है। तो उसमें आरबीआई ने रविशंकर साहब को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया। अब ये देखो किसके हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने रविशंकर को 1 जुलाई से नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। रविशंकर सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को देखेंगे। मैंने जैसे बोला बहुत सारे। तो भैया इससे पहले वो इसी डिपार्टमेंट के एडवाइजर हुआ करते थे। अब एडवाइजर इतना बढ़िया एडवाइस दे दी कि भैया हमारे जो 26वें आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा, उन्होंने सलाह दिया होगा हमारी यूनियन गवर्नमेंट को कि इन्हीं को बना दो डायरेक्टर, भाई साहब अच्छा संभाल रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, आरबीआई के स्टैटिस्टिक्स और इंफॉर्मेशन यानी कि सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुके हैं रविशंकर साहब। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एक नया बोर्ड बनाया है, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। इसमें नाम से जैसे क्लियर है कि भैया रोड पर सेफ्टी कैसे बढ़ाई जाए। अब क्या बढ़ाए कहने को भैया है ना, हमारी क्या कौन थे वो दुबई वाले हमसे पूछते हैं कि भैया इंडिया की सड़कें कैसी बनानी है। अब ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बना था उस पर गड्ढे बढ़ गए, गंगा एक्सप्रेसवे बना था उस पर गड्ढे बढ़ गए। अब मरेंगे नहीं तो क्या होगा। अब सोचो एक्सप्रेसवे पर 100-120 पर गाड़ी चलती है, गड्ढा आ जाए गाड़ी की क्या हालत रहेगी सोचो। तो उसके लिए इन्होंने बनाया है। अब वही बात है, बोर्ड भी क्या करे जब सड़कों की हालत ऐसी है, और तभी तो बारिश नहीं आई प्रॉपर। तो नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड यानी कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड बनाया है। और डॉक्टर नितिन आर गोकर्ण, कौन? नितिन आर गोकर्ण उसके दोस्तों चेयरमैन बनाए हैं। बाकी भी बहुत सारे मेंबर हैं, मेंबर याद करने जरूरी नहीं। तो भैया केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड यानी कि नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का गठन किया, जिसमें डॉक्टर नितिन आर गोकर्ण, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, जो भैया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो यहां पर दोस्तों चेयरमैन रहेंगे। और 12 से ज्यादा दोस्तों इस बोर्ड के अंदर मेंबर्स भी होंगे। वही मैंने बोला, याद करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड का गठन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत किया गया है। और इनका काम क्या होगा? बोर्ड को सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना, एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सूचना प्रणाली विकसित करना यानी कि एक नेशनल रोड सेफ्टी इंफॉर्मेशन सिस्टम। पता नहीं कैसे बनाएंगे एक रोड सेफ्टी इंफॉर्मेशन सिस्टम, सभी को एक मैसेज चला गया वैसा कुछ। इंप्रूव करना है रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी, जैसे मैंने बोला आपको गड्ढा आ गया। और स्ट्रेंथन करना है, ताकतवर करना है कोऑर्डिनेशन सेंटर और स्टेट्स के बीच में कि भैया रोड सेफ्टी के लिए हम दोनों मिलकर कैसे काम करें। बेसिकली सड़क पर जान ना जाए उसके ऊपर काम करने के लिए दोस्तों इस रोड क्या है, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष बने हैं मिस्टर गोकर्ण। कौन से गोकर्ण? नितिन गोकर्ण। तो भैया नियमों के अनुसार अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होगा। उन्हें 2-2 साल तक के एक अतिरिक्त कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया जा सकता है, जो 65 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के अधीन होगा। बहुत बढ़िया, सिंपल। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भाई साहब हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के दोस्तों नए अध्यक्ष बने। अभी मतलब पक्के नहीं बने हैं, एडिशनल चार्ज दिया है इनको। एडिशनल चार्ज मतलब क्या होता है कि हाँ ठीक है सर देख लो ना आप क्या होगा, प्लीज है ना, प्लीज वो वाला हिसाब। आओ, तो सीनियर आईपीएस अफसर है दोस्तों संजय माथुर साहब, इनको एडिशनल चार्ज दिया है एज डायरेक्टर किसका? राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को। और इन्होंने 30 जून से टेक ओवर किया है, जब पुराने वाले थे जो आलोक रंजन साहब
आलोक रंजन साहब हो गए रिटायर। तब आलोक रंजन साहब दो दो ऐसे बड़े बोर्ड संभाल रहे थे। एक तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो संभाल रहे थे, अब उनके जाते ही इनको समझ नहीं आया किसको रखे, तो इन्होंने संजय साहब को रख दिया। और दूसरा हमारे आलोक रंजन साहब संभाल रहे थे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो इन्होंने इनको संभाल दिया। इसके लिए पढ़ते हैं अलग से। चलिए एनीवे, तो भैया अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है इस वक्त? संजय माथुर, क्योंकि जो आलोक रंजन साहब थे वो हो गए दोस्तों रिटायर। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में बात की जाए तो हेडक्वार्टर दिल्ली में ही होता है इनका, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही आता है, और दोस्तों 1986 में इसका गठन किया था। अब जैसे मैंने बोला कि आलोक रंजन साहब एक तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष थे, साथ ही साथ वो थे भैया ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। अब इस ब्यूरो का काम क्या होता है? नाम में जैसे है पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि इंडिया में पुलिसिंग कैसे बढ़िया करे, पुलिस को कितनी गालियां पड़ती हैं, पुलिस का काम कैसे सुधारे, पुलिस का काम कैसे आसान करे, पुलिस से भ्रष्टाचार कैसे खत्म करे, पुलिस को कैसे मॉडर्नाइज करे, पूरे इंडिया भर की पुलिस, तो वो है संस्था है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उसके अध्यक्ष बन गए हैं कौन? पीछे आप पढ़ सकते हैं रवि जोसेफ लोक्कू, क्योंकि आलोक रंजन साहब रिटायर हो गए। तो रवि जोसेफ लोक्कू जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल है सेम इसी संस्था के, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में काम कर रहे थे ये आलोक रंजन साहब के नीचे। अब उन्हीं बोल दिया कि यार तुम ही बन जाओ ना डायरेक्टर जनरल। तो लोगों ने आलोक रंजन का स्थान लिया है, जो एनसीआरबी निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के साथ साथ ब्यूरो के प्रमुख की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तो ध्यान रखेंगे आलोक रंजन साहब हो गए रिटायर दो संस्थाओं से, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसकी वजह से एनसीआरबी को नए अध्यक्ष बन गए हैं संजय माथुर, और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च के नए अध्यक्ष बन गए हैं रवि जोसेफ लोक्कू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझ में आया क्या? आ गया, इतना टफ है नहीं, है ना? आई। और इसकी स्थापना 70 में सेम, बाकी नई दिल्ली सेम, वही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। फिर से रिवीजन, कौन है अब एनसीआरबी का अध्यक्ष? संजय माथुर। ब्यूरो का कौन है अध्यक्ष? लोक्कू। रिटायर कौन हुआ है? आलोक रंजन। इतना सा तो था। आइए अगला चलते हैं इसी बात पर, वेरी इंपॉर्टेंट, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसका गठन ही प्रधानमंत्री और उनके फैमिली मेंबर्स की सुरक्षा के लिए हुआ है। तो बड़ी अजीब सी चीज लगी मेरे को, जो इनके अध्यक्ष हैं उनको अभी अभी 9 महीने का एक्सटेंशन दे दिया कि भैया अगले साल 1 अप्रैल तक करो काम, और अभी बता दिया कि अगले साल 1 अप्रैल कौन बनेगा नया। बढ़िया चीज। तो अमित कुमार साहब 1 अप्रैल 27 से एसपीजी के प्रमुख का कार्यभार संभालेंगे, यानी कि एसपीजी के डायरेक्टर जनरल, सेक्रेटरी जनरल, चीफ, आप जो कहना चाहें वो बन जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमित कुमार साहब को अगला डायरेक्टर बना दिया गया है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का, जिसका काम क्या है? मैंने जैसे बताया, प्रधानमंत्री और उनके फैमिली मेंबर्स की सेवा करना। अभी फिलहाल ये क्या कर रहे हैं? फिलहाल भाई साहब सीआरपीएफ, हमारी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के स्पेशल डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर है। कौन? अमित कुमार साहब अभी फिलहाल सीआरपीएफ के स्पेशल डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर काम कर रहे हैं, और अगले साल 1 अप्रैल से ये क्या बन जाएंगे? एसपीजी के नए अध्यक्ष बन जाएंगे। तो सर रिटायर कौन हो रहा है? ये रिप्लेस करेंगे दोस्तों आलोक शर्मा। बस खत्म। तो एसपीजी के नए अध्यक्ष कौन बन रहे हैं? कहां गया नाम इनका? अमित कुमार साहब। कब से? 1 अप्रैल से। किसे रिप्लेस करेंगे? आलोक शर्मा को। खत्म। कब बना था ये? 1986 में बना था आई थिंक। ये इसमें हम देख लेते हैं, 1986 में बना था। 86, यस 86 इज करेक्ट। 1986 में ये बना था, दिल्ली हेडक्वार्टर, और ये भी होम अफेयर के अंडर आता है। अरे भैया लाइक कर दो वीडियो अगर अच्छी लग रही है। देखो सिंपल सी चीज बोलूंगा मैं, फ्री है ना क्लास, इस पर तो इश्तिहार भी नहीं आता, ऐड भी नहीं आती, नहीं आती ना, तो इस वीडियो ही लाइक कर दो। मेरी थोड़ी सी गुरु दक्षिणा, मेरी मान लो कि गगन सर गुरु दक्षिणा, समझ आ रहा है? सच्ची दिल पे हाथ रखो, समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? पढ़ रही है पल्ले, दिमाग में घुस रही है चीजें, खबरें पता लग रही है? बस इतना ही चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? फीस। लाइक कर दो एक बार छोटा सा, और शेयर कर दिया करो अपने यारों दोस्तों के साथ यार। आओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष हुआ करते थे अटानु चक्रवर्ती। क्या नाम? अटानु चक्रवर्ती। तो मार्च महीने में उन्होंने ऐसे इस्तीफा दे दिया, कहते मेरे कुछ एथिकल रीजन है। एथिकल मतलब मेरा मन नहीं मान रहा, मतलब ऐसा कुछ था कि कुछ गलत हो रहा है लेकिन वो मैं अलाउ नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकता, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, ऐसा कुछ बोल के उन्होंने छोड़ दिया। अब हमारे जो 25वें जो हमारे दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे दोस्तों, राजीव कुमार साहब। अभी कौन है? 26 है ज्ञानेश कुमार, तो उनसे पहले 25वें थे राजीव कुमार।
तो ये बनने वाले हैं अब एचडीएफसी के चेयरमैन। आओ, तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एचडीएफसी बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति अब आरबीआई बताएगा। इन्होंने तो कर दिया एचडीएफसी वालों ने कि भैया डन है सर, क्या बात है। अब आरबीआई बोलेगा कि भैया ओके या डन है, नहीं है कि नहीं है। आरबीआई का लास्ट से रहता है कि मैं बताऊंगा। तो एचडीएफसी बैंक के निदेशक मंडल ने 30 जून से 4 साल के कार्यकाल के लिए कुमार की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की। क्या है ये स्वतंत्र निदेशक, बोले तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। साथ ही साथ 3 साल के लिए उनकी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्ति, मतलब कि एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेंगे वो 4 साल के, साथ ही साथ चेयरमैन भी बनेंगे वो 3 साल के लिए। चेयरमैन होता है और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होता है जो डिसीजन लेते हैं सभी, चेयरमैन भी उसका हिस्सा रहता है। तो इन्होंने बोला कि एक तो आप बनोगे 4 साल के लिए डायरेक्टर हमारे, और 3 साल के लिए आपको बनाएंगे हम चेयरमैन। ये रिप्लेस किसको करेंगे, ये है मिस्टर अटानु चक्रवर्ती। तो भैया पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अतानु चक्रवर्ती की जगह लेंगे, जिन्होंने नैतिक चिंताओं का हवाला देते हुए मार्च 26 में इस्तीफा दे दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी नियुक्ति। 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के चेयर। आइए अगला, अब ये छोटू सा है। एक दोस्तों कंपनी है, सरकारी कंपनी है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, नाम से ही क्लियर है, कॉपर बनाती है दोस्तों। तो उसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं अनुपम मिश्रा। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं दोस्तों अनुपम मिश्रा। काहे के बन चुके हैं अनुपम भैया, अनुपम भैया बन चुके हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। बस इतना सही है। 67 में बनी, बहुत पुरानी कंपनी, और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। अब इसमें कुछ है नहीं समझाने को, पढ़ाने को, है तो है खत्म, बहुत बेसिक अपॉइंटमेंट। आइए अगला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन सेक्रेटरी, यानी कि हमारा जो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, सुब्रमण्यम जयशंकर साहब को इनकी रिपोर्टिंग होती है। तो जो भी कुछ बात बतानी होती है कि भैया हमारी सरकार ने किसको क्या जवाब दिया, ट्रंप ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो भैया फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से कौन आते हैं बोलने, ये आते हैं, इनका नाम है विक्रम मिस्री। तो भैया फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री का कार्यकाल 1 साल यानी कि 12 महीने के लिए बढ़ा दिया। इनका कार्यकाल बल्कि पिछले साल खत्म हो गया था, पिछले साल भी एक्सटेंड किया था, मतलब काम बढ़िया कर रहे होंगे तभी एक्सटेंड किया जाता है, नहीं तो सरकारी नौकरी में सुना एक्सटेंशन यहां हो रहा है। तो मिस्री साहब भारत के 35वें फॉरेन सेक्रेटरी बने थे जुलाई 15, 2024 को, और पिछले साल इनका कार्यकाल खत्म हो गया था और फिर से एक्सटेंड कर दिया। अब आपके लिए मैं कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट बड़े नाम लेकर आया हूं जो सेक्रेटरीज बने हैं। अच्छा, उससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब जैसे हमारे पास कोई मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। याद है, आप पता है ना आपको, देयर इज नो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उसके सेक्रेटरी बने हैं प्रोफेसर वाघमारे, नए बने हैं प्रोफेसर वाघमारे। तो विक्रम मिस्री साहब फॉरेन सेक्रेटरी 1 साल बढ़ गया, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के दोस्तों बने हैं वाघमारे। क्यों, कौन है इसके मंत्री, कौन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार साहब, वो दोस्तों देखते हैं इसको, और ऊपर ऑब्वियसली मोदी जी देखते हैं। अब ये है कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट सेक्रेटरीज, ये आपके पता होने चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सबसे बड़ा सेक्रेटरी पीके मिश्रा। फिर प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी 2, दूसरा सेक्रेटरी प्रधानमंत्री का डॉक्टर शक्तिकांत दास। खबरें आ रही हैं कि अब शक्तिकांत दास साहब शायद फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, और निर्मला सीतारमण शायद अब एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, खबरें आ रही हैं। फिर कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन, बहुत बड़ी। वित्त सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ। होम सेक्रेटरी दोस्तों गोविंद मोहन, और डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह। और बाकी विक्रम मिस्री हमने कर लिया, और प्रोफेसर वाघमारे भी हमने कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टर जनरल मिसाइल्स एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम। अब देखो डीआरडीओ अपने आप में बहुत बड़ा है। एक तो डीआरडीओ होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, और उसके अंदर ही है दोस्तों एक मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स, जहां पर सिंपल लिखा है मिसाइल्स वगैरह के ऊपर काम चलता है। तो भैया ये जो डीआरडीओ का मिसाइल्स एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स है, उसके डायरेक्टर जनरल बने हैं डॉक्टर जगन्नाथ नायक। इसका एक काम पता क्या करना, मतलब पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा, आज आप ना ऐसे लिख लेना कि भैया एचडीएफसी बैंक, ये है ना, एनसीआरबी संजय माथुर, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लोकू, ऐसे करके लिख लेना, एक टेबल बना लेना, जिससे कि आपके लिए आसानी रहेगी। पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा, पीडीएफ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपके फायदे के लिए मैं कह। अब बहुत बड़ी एक और अपॉइंटमेंट, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड नाम की दोस्तों एक कंपनी है, सरकारी कंपनी फिर से,
इसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं दोस्तों अतुल गुप्ता। पता नहीं भैया जुलाई महीने में क्या हुआ है, इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स, गॉड नोज क्यों। बहुत सारे लोग रिटायर हुए हैं दोस्तों जून 30 को, तो बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स आपके सामने। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड अतुल गुप्ता। नेक्स्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आपको पता है दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस होता है सीबीडीटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है सीबीआईसी, है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो उसमें जो डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष थे रवि अग्रवाल साहब, इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है, 1 साल के लिए बढ़ा दिया कि रवि भैया लगे रहो। तो हमारी जो अपॉइंटमेंट कमेटी है कैबिनेट का, उन्होंने भैया अग्रवाल साहब की नियुक्ति बढ़ा दी है, माफ कीजिए 1 साल नहीं 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। कब तक? 1 जुलाई से लेकर बेसिकली 31 दिसंबर तक। मतलब कि अब दिसंबर में फिर से नया पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। तो सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष रवि अग्रवाल फिर से 6 महीने के लिए। नेक्स्ट आई, अपॉइंटमेंट खत्म हो गई। तो भैया 64 साल के हो गए गौतम अंकल। तो गौतम अडानी ने अपने बर्थडे वाले दिन एक लॉन्च किया, एक बहुत ही बढ़िया चीज लॉन्च करी जिसका नाम है वंदे भारत। तो इन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो स्टार्टअप में काम करना चाहते हैं, मतलब अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, आइडियाज बहुत है लेकिन सपोर्ट नहीं। कहते इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों स्टार्टअप्स के मामले में, यूएस चाइना के बाद इंडिया 3rd नंबर पे आता है। लेकिन उसके बावजूद इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं वो सिर्फ 5 शहरों से आते हैं, गुड़गांव, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई और शायद चेन्नई, मेरे को 5वां याद नहीं आ रहा। ये याद नहीं करने की चीज, वैसे बता। तो इन्होंने बोला मैं चाहता हूं कि भैया छोटे शहर में बैठा हुआ लड़का भी लड़की भी वो भी स्टार्टअप कर सके, उसमें अडानी समूह आपकी मदद करेगा। और इस पहल को उन्होंने नाम दिया वंदे भारत। तो गौतम अडानी ने भारत के जमीनी स्तर के नवोन्मेषकों, अरे बाप रे, नवोन्मेषकों यानी कि ग्रास रूट इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर की खोज के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन वंदे भारतम की शुरुआत करी। आंदोलन मतलब एक मूवमेंट, एक पहल। इन्होंने बोला तुम करो मैं साथ खड़ा। तो अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने पूरे भारत के जो नए लड़के लड़कियां हैं, आप इनोवेट करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता हूं, तो हम सपोर्ट करेंगे। ये भारत के सारे 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में 800 से ज्यादा जिलों में सभी भारतीय लैंग्वेजेस में दोस्तों ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें हर उम्र का लोग आ सकता है, किसी भी बैकग्राउंड से आप आते हो, आपने कुछ भी किया हो, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर आइडिया आना चाहिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको जरूरी नहीं है, नहीं तो सुना होगा आपने कि आईटी है तो कहां जाना पड़ेगा, गुड़गांव चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ। एक है, एक मन में मतलब दिमाग में होता है कि भैया चले जाओ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, स्टार्टअप बनाना है बैंगलोर जाओ। ये करे, ये चीज खत्म करनी है। तो गौतम अडानी साहब भारत वंदे भारत। नेक्स्ट, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर। पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा हमने इनका नाम सुना। सरकारी कंपनी है दोस्तों, जहाज बनाती है, किश्तियां बनाती है दोस्तों, और मतलब लड़ाकू हो चाहे सबमरीन विरोधी हो, अलग अलग तरह की हमारी नेवी के लिए बनाती है। और ये बन चुकी है भारत का 29वां नवरत्न। अब सर ये क्या है? तो भैया सरकार ने ना कंपनियों को 3 कैटेगरी में बांटा है, सरकारी कंपनियों, मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना। अब उसमें आने की ना अलग अलग क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी मान लीजिए, जैसे पेपर में होता है ना आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 60% होना चाहिए, आपके 12वीं में इतने नंबर होना चाहिए, उस तरह से। तो अलग अलग क्वालिफिकेशन है। क्या क्वालिफिकेशन है उसमें जाने की जरूरत नहीं। अब अपने आप सोचो, बेसिक क्वालिफिकेशन आपने कर लिया, आप मिनी रत्ना बन गए। मिनी रत्ना के बाद आपको कुछ और पेपर दे दिया, आपने वो पेपर पास कर लिया, आप नवरत्ना बन गए। नवरत्ना कर लिया, आप बन गए महारत्ना। फायदा क्या होता है, जैसे जैसे आप बड़ी कंपनी बनते रहते हो ना, आप अपनी डिसीजन खुद ले सकते हो। हर बार सरकार नहीं करेगी आपको उंगली, मतलब सरकार का कंट्रोल रहेगा, होंगी सिर्फ सरकारी कंपनियां ही, सिर्फ सरकारी कंपनियां, तो सरकार का कंट्रोल रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी कंपनी हो गए, मतलब आपने 25,000 करोड़ का धंधा कर दिया, मतलब आपको आता है काम करना, सरकार कहती है तुम अपने आप कर सकते हो। जितनी छोटी कंपनी उतना ज्यादा सरकार दखल अंदाजी करती है। सरकार की दखल अंदाजी यहां भी रहेगी सबसे बड़ी में, लेकिन कम रहेगी। अगर आप कुछ भी नहीं हो तो पूरा पूरा सरकार देखेगी। मिनी रत्ना थोड़ी सरकार ढील छोड़ देगी, नवरत्ना सरकार और ढील छोड़ देगी, महारत्ना सरकार बोलेगी अरे जो करना है कर, 25,000 करोड़ का धंधा कर दिया तूने, ऐसे। तो भैया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर नाम की कंपनी है जो इंडियन नेवी के जहाज तोपे बनाती है। ये भारत की 29वीं नवरत्न बन चुकी है। आइए, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला 29वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, जैसे मैंने बोला सरकारी कंपनी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जिसे सार्वजनिक उद्यम विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया, यानी कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बोला। इससे क्या होगा, जैसे मैंने बोला अभी पढ़ो इसको,
यह पदोन्नति जीआरएससी को 29 नवरत्न सीपीएससी यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के विशिष्ट समूह में रखती है, जो बढ़ी हुई वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता का आनंद लेते हैं, यानी कि फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब खुद से काम कर सकते हो। यह स्टेटस कंपनी को देता है कि आप बड़ी इन्वेस्टमेंट उठाओ, आप और कंपनियां खोल लो, आप किसी के साथ भागीदारी कर लो, आप और एक्सपेंड कर लो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ और जल्दी डिसीजन मेकिंग। छोटी कंपनी है, बार बार सरकार से पूछना पड़ेगा, यहां पर आप आगे आप रॉक कर चुके, आप कर लो जिंदगी में जो करना है। तो ये मैं लेके आया था। वैसे बच्चों का ये होता है कि सर मिनी रत्ना क्या होता है, मनव रत्ना, महारत्ना। तो महारत्ना में आने के लिए ऐसा ले लीजिए, आपका साल का टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए पिछले 3 साल का। अगर आप 25,000 करोड़ का धंधा कर रहे हो 3 साल तक, तो आपको महारत्ना बना देंगे। इसके अलावा आपकी जो सालाना नेटवर्थ होनी चाहिए वो 15,000 करोड़ होनी चाहिए 3 साल तक। आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 5,000 करोड़ होना चाहिए 3 साल तक। तो अलग अलग कैटेगरीज है, क्या क्या, मिनी, नम, महा। बस नेक्स्ट। याद है हमने पढ़ा था कि भैया इसरो ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर उदयपुर एयरपोर्ट पर गगन लैंडिंग करी। गगन जियो ऑगमेंटेड, याद है कुछ, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। वहां पर वो वाले एयरपोर्ट पर जहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल अवेलेबल नहीं होता, एक सैटेलाइट्स का समूह है, वो एरोप्लेन को बताता है कि कैसे आगे चलना है, कितनी स्पीड पे, कितनी नीचे आना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गाइडेंस देता है, याद है। वही चीज अब भारतीय सरकार हेलीकॉप्टर में भी कर रही है, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो बहुत जगह पर कहीं पर भी उतर सकता है। अब कई बार होता है कि भैया हेलीपैड, अब रनवे तो फिर भी बड़ा है, हेलीपैड तो कितना सा होता है। तो ये भी उसी के लिए हम ट्राई कर रहे हैं कि भैया सीधा सैटेलाइट से ही बता दे कि भैया वहां पर आप लैंड करो, धुंध है, बारिश है, आंधी है, तूफान है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसका नाम था गगन, जो एयरप्लेन वाला था, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, उदयपुर एयरपोर्ट। अब ये है PINS पिंस। तो भारत ने पहले पिंस हेलीकॉप्टर दृष्टिकोण को मंजूरी दी, यानी कि पहले पिंस हेलीकॉप्टर अप्रोच को मंजूरी दी। पिंस की फुल फॉर्म क्या है, पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट। तो भारत ने दोस्तों भारत के पहले प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट को दोस्तों मंजूरी दी 1 जुलाई से। तो ये प्रोसीजर दोस्तों कोई उंडावली हेलीपोर्ट है आंध्र प्रदेश में, वहां हुआ। और इस पिंस को यानी कि प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस को किसने बनाया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है। और भारत के DGCA ने इसको मंजूरी भी दी। जैसे मैंने बोला सैटेलाइट की मदद से आप, जैसे एरोप्लेन लैंड हो रहा था, अब वैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड होगा। जैसे एरोप्लेन में गगन है, वैसे ही हेलीकॉप्टर में पिंस है। तो प्रिंस प्रक्रियाओं का उपयोग आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं हो, चाहे आपदा राहत हो, पर्यटन हो, किसी भी तरह में कनेक्टिविटी में किया जाएगा। ये सभी मौसम में पहुंच के लिए इजी है, क्योंकि वो प्रतिकूल मौसम की स्थिति में संचालन का समर्थन करती है। मतलब आंधी या तूफान है, सैटेलाइट आपको झूठ नहीं बताएगी। सैटेलाइट तो धुंध के आर पार देख लेती है, सैटेलाइट को पता है वहां पर साफ जमीन है, मतलब वहां पर साफ जमीन है। वो चीज है, बढ़िया चीज है ना, इंटरेस्टिंग चीजें हैं। लाइक तुम फिर भी नहीं करते क्लास को, है ना, लाइक ही कर दो यार। आई नेक्स्ट, लो भैया 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक दोस्तों भारत में वन महोत्सव मनाया जा रहा है। वन महोत्सव क्या है, बस लोगों को जागरूक किया जाएगा, पेड़ लगाओ, पेड़ मत काटो, और लगाओ और लगाओ और लगाओ। तो 1 जुलाई 26 को मणिपुर के कई जिलों में 77वां वन महोत्सव शुरू हुआ, जहां वन विभाग ने एक पेड़ मां के नाम 3 पहल के तहत लगभग 15 लाख पौधों का लक्ष्य रखा था। तो भैया कहां से शुरू हुआ, ये मणिपुर से शुरू किया दोस्तों। तो वन महोत्सव भारत का सालाना समारोह है, तो बस यही हर साल चलता है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। और इसे 1950 में उस समय के जो एग्रीकल्चर और फूड मंत्री थे KM मुंशी साहब, उन्होंने इसको शुरू किया था। इसको फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, वन जंगल का त्योहार कहा जाता है। तो ये राज्यों और केंद्र शासित मतलब सभी स्टेट्स में, यूटीज में, यूनियन टेरिटरी में जागरूक किया जाता है कि पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ। तो 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक ये चल रहा है। नेक्स्ट, काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, अब ये क्या है भैया, 17 गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, जो कि 2030 तक पूरे करने हैं। उसमें से ऐसा है कि गरीबी खत्म होनी चाहिए, भुखमरी खत्म होनी चाहिए, और स्कूल एजुकेशन सबकी होनी चाहिए, लड़का लड़की के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी के नीचे की जिंदगी को बचाना है, मछली वगैरह को, धरती के ऊपर की जिंदगी को बचाना है, स्थिरता आनी चाहिए लोगों में, हमारी कम्युनिटी डेवलप होनी चाहिए, ये सभी चीजें। तो इन्होंने रिपोर्ट निकाली है, और इस रिपोर्ट में भारत की रैंक बढ़िया हो गई है यार, मजाक कर रहा था, अच्छी रैंक आ गई है हमारी। तो आओ पढ़ते हैं भैया, इस किसने निकाली है, यूनाइटेड नेशन ने निकाली है, बहुत क्लियर है। अब याद क्या करनी होती है, 4 चीजें।
तो रिपोर्ट कौन सी है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। आपको पता है कि 17 गोल हैं 2030 तक पूरे करने हैं। दूसरा किसने निकाली? यूएन ने निकाली। टॉप किसने किया? भारत की रैंक क्या है, सबसे नीचे कौन है? बस ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन ने निकाली है। टॉप किया है फिनलैंड ने, दूसरे पर स्वीडन है, तीसरे पर डेनमार्क है, चौथे पर नॉर्वे, पांचवे पर जर्मनी। भाड़ में जाने दो, टॉप पर फिनलैंड है। भारत की बात की जाए, भारत इस साल रहा 94 पर। भारत इस साल 94 पर रहा है दोस्तों, 94 पर रहा है। भारत के साल है 68.33 नंबर। भारत के साल कितने हैं? 68.33 नंबर है। और पिछले साल भारत के 68.09 नंबर थे, यानी कि भारत का नंबर में फायदा हुआ है। बिल्कुल हुआ है सर, बहुत बढ़िया। आइए, और सबसे नीचे 169 पर है साउथ सूडान। तो 4 चीजें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन निकाला है, फिनलैंड टॉप पर है, भारत दोस्तों 94 नंबर पर है, 68.33 नंबर है, नंबर याद रखने हैं। और सबसे नीचे है दोस्तों 169 पर साउथ सूडान। दैट इज इट। बाय। कितना इजी रहता है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप अगर वनडे एग्जाम की तैयारी करो ना, आप एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट, इससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बेटा चैनल ही गलत पर पढ़ रहे हो। तो भैया कोई बढ़िया पीसीएस यूपीएससी का टीचर देखो, क्योंकि वहां पर आंसर राइटिंग भी आएगी। तैयारी सीधा मेंस की करनी होती है, वहां प्रीलिम्स की नहीं करनी होती। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल करते हैं आज का। एक है ग्लोबल पीस इंडेक्स, शांति का इंडेक्स। ये लाल वाले आप देख रहे हो, लाल वाला मतलब बुरे हाल, हरे वाला अगर देख रहे हैं आप, हरे वाला मतलब बहुत अच्छा। हम कहां पर हैं? बीच में हैं। तो भैया इसमें वही 4 चीजें। शांति इंडेक्स है दुनिया का, किसने निकाला है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। ये है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस वालों ने दोस्तों इस इंडेक्स को निकाला है। टॉप किया है आइसलैंड। पिछले साल भी आइसलैंड टॉप पे था, इस साल भी आइसलैंड टॉप। सबसे शांत देश है दुनिया के, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, आयरलैंड। भारत की बात की जाए, भारत है यहां पर 127 नंबर पर। यहां पर बहुत गिरावट हुई है दोस्तों इंडिया के साथ। यहां पर हम पिछली बार 115 पर थे, इस बार मजा नहीं आया। और भैया बात की जाए सबसे नीचे, आतंक मचाया हुआ दोस्तों रशिया ने। तो ध्यान रखेंगे इन चीजों को, 4 चीजों को फिर से। पीस इंडेक्स, शांति का इंडेक्स, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, टॉप किया है आइसलैंड ने। भारत है दोस्तों 127 नंबर पर, और सबसे नीचे है रशिया 163 नंबर पर। दैट इज इट। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। होमवर्क लेके जाओ भैया, क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर जाओ, क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर जाओ, क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर जाओ। तो आप सभी का HW क्या है? मैं बच्चों तुमको ऑर्गेनाइजेशन याद करवाना चाहता हूं, क्योंकि पेपर में सवाल आ रहे हैं यार ऑर्गेनाइजेशन से। तो हमने G7 किया था, हमने SCO किया था। आज जिस ऑर्गेनाइजेशन का दे रहा हूं शायद आपको नहीं पता उसका, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका आपको बताना है हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका आपको बताना है हेड कौन है, अध्यक्ष, डायरेक्टर जनरल, सेक्रेटरी जनरल, जो भी मिले। और इसके आपको बताना है मुझे देश कौन से। अभी मैंने थोड़ा बड़ा सवाल दे दिया, मुझे पता नहीं देना चाहिए था, बहुत सारे बच्चे आप में से जवाब नहीं देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं अगर आपको आता है तो करके दिखाओ, क्योंकि मेरी गारंटी है गलत करोगे आप। और अगर नहीं आता बेटा बिल्कुल देखो, देखो एक बार रीड करो, 2 बार रीड करो, एक बार लिखो, और फिर चौथी बार यहां पर बिना देखे लिखो। आपके फायदे के लिए, मुझे क्या है ना। और क्लास कैसी लगी एक कमेंट ही छोड़ दिया करो यार, तुम के लिख दिया करो, मैं मान जाऊंगा, ओ लिख दिया करो, सितारा बना दिया करो, हिंद का सितारा है ना, चांद बना दिया करो, दिल बना दिया करो यार, पान का पत्ता बना दिया करो, डायमंड बना दिया करो, मैं मान जाऊंगा, थम्स अप कर दिया करो। अगर अच्छी लगी हो क्लास, बढ़िया लगी हो, क्यों क्यों क्यों, है ना, भाई को भी अच्छा लग जाएगा थोड़ा। ठीक है, चलिए दोस्तों, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।